गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसकी आज है तीसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां एवं प्रस्तावना के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मूल संविधान था या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कुल भाग थे दोस्तों 22, और वहीं पर जो वर्तमान समय में हमारा संविधान है उसमें कुल भाग हो गए हैं दोस्तों 25। और इसके बाद है दोस्तों अगला कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेद या आर्टिकल थे 395, जिसमें 53 की बढ़ोतरी के साथ दोस्तों अब कितने अनुच्छेद हो गए हैं वर्तमान समय में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हैं 448। और फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां या शेड्यूल थे दोस्तों 8, और उसमें 4 की बढ़ोतरी के साथ दोस्तों वर्तमान समय में कुल अनुसूचियां या शेड्यूल हैं 12। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान के कुल भाग या पार्ट थे 22, जिसमें दोस्तों 3 की बढ़ोतरी हुई है वर्तमान समय में, और वर्तमान में से जो अपना संविधान है उसमें कुल भाग हैं 25। और इसके बाद है मूल संविधान में कुल अनुच्छेद या आर्टिकल थे 395, जिसमें 53 की बढ़ोतरी हुई है, और वर्तमान समय में कुल अनुच्छेद हैं 448। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां या शेड्यूल थे 8, जिसमें 4 की बढ़ोतरी हुई है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में कुल अनुसूचियां हो गई हैं दोस्तों 12। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि अपने संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी थी, तो वो थी 8, जिसमें 4 की बढ़ोतरी हो गई है, और वर्तमान समय में कुल अनुसूचियां है दोस्तों या शेड्यूल है अपने संविधान में 12। तो इन्हीं को एक एक करके हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है या क्या लिखा गया है, तो संविधान की जो पहली अनुसूची है दोस्तों वो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो अपने जो भारत के कुल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं या यूनियन टेरिटरी हैं उनका वर्णन करती है। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा दूसरी अनुसूची। और दूसरी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों मुख्य पदों या मेन पोस्टों के लिए वेतन भत्ता और विशेषाधिकार के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य पद हैं वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हो गया राष्ट्रपति महोदय का पद, उपराष्ट्रपति महोदय का पद, राज्यपाल का पद, और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का पद, और जो विधानसभा एवं विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं उनका पद, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय लोग होते हैं उनका पद, एवं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं या जिन्हें कैग भी कहा जाता है, इन सभी पदों के लिए जो वेतन भत्ता और विशेषाधिकार के बारे में बातें बताई गई हैं वो सब चीज दी गई है भारत के संविधान के दूसरी अनुसूची में। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग देखिए तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची में दोस्तों मुख्य पदों के लिए शपथ या ओथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बातें बताई गई हैं। लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है मुख्य पद या मेन पोस्टों के लिए, उसमें दोस्तों सभी जो भारत के मेन पोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन लोग सभी शामिल हैं, बस सिर्फ 2 लोग छोड़कर। कौन कौन से?
तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं और उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, उनके शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में तीसरी अनुसूची में भी कोई भी बातें नहीं बताई गई हैं। तो इन दो लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी मुख्य पद होते हैं, उन सभी के शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बातें बताई गई हैं भारत के संविधान के तीसरी अनुसूची में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चौथी अनुसूची। और चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो यहां पर दोस्तों राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा होता है, उसके बारे में बातें बताई गई हैं। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा, पांचवी अनुसूची या फिफ्थ शेड्यूल। और इसमें है अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है दोस्तों पांचवी अनुसूची में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सातवीं अनुसूची या सेवेंथ शेड्यूल। और इसमें दिया गया है दोस्तों सत्ता के बंटवारे या अथॉरिटी डिवीजन के बारे में। और ये सत्ता का बंटवारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। और ये सत्ता का बंटवारा मतलब दोस्तों क्या हो गया, तो जो दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर होती है, विधायी शक्तियां होती हैं, उसका विभाजन या बंटवारा कैसे होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उसके बारे में बताया गया है सातवीं अनुसूची में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट या मामले होते हैं जिस पर रूल एंड रेगुलेशन या नियम कानून बनाने का अधिकार होता है, वो बांट दिया गया है दोस्तों। कुछ मामले हैं केंद्र के पास और कुछ हैं राज्य सरकार के पास। तो इसको बांटा गया है दोस्तों संघ सूची या यूनियन लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, और स्टेट लिस्ट या राज्य सूची के माध्यम से। जिसमें दोस्तों जो यूनियन लिस्ट के मामले होते हैं या संघ सूची के मामले होते हैं, उस पर रूल एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार या नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है दोस्तों संघ या केंद्र के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोस्तों रूल एंड रेगुलेशन या नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। बाकी स्टेट लिस्ट के जो मामले होते हैं उस पर रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है राज्य। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। बाकी दोस्तों ये जो चैप्टर है आगे हम लोग डिटेल में करेंगे, बस आप लोग यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। तो जो संघ सूची होती है, इसमें दोस्तों जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, जो मूल संविधान था, उसमें कुल थे 97 मामले, और वर्तमान में इसमें 3 की बढ़ोतरी के साथ कुल मामले हो गए हैं 100। और इसके जो प्रमुख मामले हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो है दोस्तों रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग से संबंधित मामले, मुद्रा और डाकघर, और फिर इसके बाद तार घर भी दोस्तों इसी में आता है, फिर रेलवे और नागरिकता, फिर संचार और बंदरगाह। ये दोस्तों कुछ प्रमुख मामले हैं जो कि आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, और इन पर जो रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है वो सिर्फ दोस्तों केंद्र सरकार ही बना सकती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला जो कि है समवर्ती सूची। और इसमें दोस्तों जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, मूल संविधान था, उसमें समवर्ती सूची के कुल विषय थे 47, और राज्य सूची के कुल विषय थे दोस्तों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 66। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया कि 42वां संविधान संशोधन या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा दोस्तों जो राज्य सूची के 5 विषय थे उसको काट कर जोड़ दिया गया किसमें, तो उसको काट कर जोड़ दिया गया समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये 5 सब्जेक्ट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है कि वे 5 मामले राज्य सूची के कौन से थे जिन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा काटकर समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो वो मामले थे दोस्तों
शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, बाट या मापतौल और न्याय। तो ये 5 मामले थे दोस्तों जिन्हें राज्य सूची से काट दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और इसे जोड़ दिया गया समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में। बाकी समवर्ती सूची से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल विषय थे 47 और फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों इसमें 5 और ऐड कर दिया, जैसा कि अभी हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में 5 विषय ऐड कर दिया गया, राज्य सूची से 5 विषय निकालकर। तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल विषय कितने हो गए हैं, तो वो हैं 52 और राज्य सूची में दोस्तों 5 निकाल दिए गए थे। मूल संविधान में थे राज्य सूची के कुल विषय 66, तो वर्तमान समय में राज्य सूची के कुल विषय हैं 61। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर समवर्ती सूची के कुछ अन्य जो प्रमुख विषय हैं दोस्तों उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तो जो 5 है वो जो काट कर लाए गए थे राज्य सूची से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, आपराधिक कानून हो गया, समाचार पत्र हो गया और आर्थिक नियोजन हो गया। ये सभी मामले भी दोस्तों आते हैं समवर्ती सूची के अंदर। इसके बाद आप लोग देख लीजिए राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय। तो राज्य सूची में आप लोग ध्यान में रखिएगा पुलिस, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों। फिर कारागार या जेल हो गया, बाजार और मेले हो गए, मनोरंजन हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, मत्स्य पालन हो गया, स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट हो गई दोस्तों। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया और भूमि एवं भवन पर जो कर लगाया जाता है वो सभी मामले भी दोस्तों राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं कितनी हैं उनके बारे में। तो इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर दोस्तों जो संविधान के द्वारा कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं थी वो थी दोस्तों 14 और वर्तमान समय में दोस्तों विभिन्न संशोधनों के साथ कुछ और भाषाएं जोड़ी गई, तो अब तक कुल 8 भाषाएं दोस्तों जोड़ दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं हो गई हैं 22। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं थी 14, जिसमें 8 की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान समय में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई हैं 22। फिर इसमें जो कुछ प्रमुख भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों कब का, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा। फिर लास्ट दोस्तों हुआ था इस अनुसूची में संशोधन, वो हुआ 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 और इसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसे शार्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा BDMS, मतलब बी से हो गया बाडो जो कि दोस्तों असम में बोली जाती है, डी से हो गया डोगरी जो कि बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में, एम से हो गया मैथिली जो कि बोली जाती है बिहार में और यस से हो गया संथाली जो कि बोली जाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के जनजाति इलाके में। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग 8वीं अनुसूची से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में दिया गया है दोस्तों एक्ट एंड रेगुलेशन या अधिनियम और विनियम के बारे में। और इस अनुसूची को भारतीय संविधान से जोड़ा गया दोस्तों पहले संविधान संशोधन या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। और इसी अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम या जो से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो इसी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 9वीं अनुसूची इसे जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के
अंतर्गत, और इसमें है अधिनियम और विनियम या एक्ट एंड रेगुलेशन, और इसमें के अंतर्गत आता है भूमि सुधार अधिनियम या जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो सब। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल, और इसमें दोस्तों दल बदल या डिफेक्शन के आधार पर संसद या पार्लियामेंट और विधानसभा के जो सदस्यों की सदस्यता होती है उसको समाप्त करने के प्रावधान के बारे में। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने के बारे में जो प्रावधान किए हैं उसके बारे में, और इसे जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 या 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, और ये बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। बस इतनी बात आप लोग 10वीं अनुसूची से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और इस 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और यहाँ पर एक भाग जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान में जो कि है भाग 9 जिसे कहा गया पंचायतें, और इसे दिया गया है दोस्तों पंचायती राज को भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, और पंचायती राज में दोस्तों कुल मैटर या विषय हैं 29। तो 11वीं अनुसूची को दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिसके आधार पर दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इस संविधान संशोधन से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जो कि हुआ भाग 9 जिसे कहा गया पंचायतें, और यहाँ पर दोस्तों इनके बारे में या पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, और इसमें कुल विषय हैं दोस्तों 29। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है लास्ट, और वो है 12वीं अनुसूची या 12th शेड्यूल, और इसे दोस्तों भारतीय संविधान से जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, और इस संशोधन से दोस्तों शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इस संशोधन से शहरी जो स्थानीय संस्थाएं थी जैसे हो गया म्युनिसिपैलिटीज, तो म्युनिसिपैलिटीज के पावर शक्ति हो गया दोस्तों, अथॉरिटी हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उसको इस 12वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़कर जो कि हो गया भाग 9A, और अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के ZG तक, और इस 12वीं अनुसूची में दोस्तों कुल विषय हैं 18। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान से 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसी संविधान संशोधन से दोस्तों शहरी एवं जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया जैसे हो गया म्युनिसिपैलिटी, तो उसके शक्ति और कार्यों को दोस्तों इसमें बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इसी संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया एक नया भाग जो कि हो गया भाग 9A, और इससे यहाँ पर दोस्तों कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए जैसे कि हो गया 243 के पी से लेकर 243 के ZG तक, ये सभी अनुच्छेद दोस्तों 12वीं अनुसूची में जोड़े गए 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसके अंदर कुल विषय या कुल मैटर आते हैं 18। तो एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो 11वां और 12वीं अनुसूची है जो कि दोस्तों जोड़ी गई भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, लेकिन ये दोनों अधिनियम दोस्तों लागू हुआ था
1993 में। इसके बाद दोस्तों आप लोग संविधान की जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए। तो संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों वो शुरू होता है हम भारत के लोगों से, और इस संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था एवं उन्हीं के द्वारा पेश किया गया। फिर इसके बाद आप लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संविधान की जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है उसे दोस्तों संविधान का सोल या आत्मा कहा गया पंडित ठाकुर दास जी के द्वारा, और इस प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की या कुंजी कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह संविधान की कुंजी या की है, और ये कहा गया था अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। फिर अगला कथन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह संविधान का आइडेंटिटी कार्ड या परिचय पत्र है, और ये कहा गया पालकीवाला जी के द्वारा। फिर यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संविधान की आत्मा या सोल कहा गया अनुच्छेद 32 को, किसके द्वारा? तो वो कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा संविधान की प्रस्तावना से कि जो संविधान का प्रियम्बल या प्रस्तावना है दोस्तों उसमें अब तक एक अमेंडमेंट या एक संशोधन हुआ है, जो कि हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, और इस संशोधन से दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द और जोड़े गए, जो कि है पहला समाजवाद या सोशलिस्ट, फिर दूसरा है धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म, और तीसरा है अखंडता या इंटीग्रिटी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।